हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुरजीत शाह भूपेश्वर में एक प्रमुख भौतिक विज्ञान के ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर हूँ। आप मेरे साथ यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 पूरी एनसीईआरटी की जो है कि फिजिक्स ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये जो इनोवेशन है, जो ये प्रारंभ है, आज तक मैं जो है कि ऑफलाइन क्लासेस ही पढ़ाता था यहाँ पे। तो अब मैं जो है कि यूट्यूब के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को जो है कि इस चैनल पर जो है कि भौतिकी के जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध कराना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को जो है कि किसी भी प्रकार से रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो जल्दी 2 से 3 महीने में, 3 साढ़े 3 महीने में जो है कि स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑफलाइन में जो हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं तो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं या बीच में आप भूल जाते हैं उस चीज़ को कि कहाँ पर क्या कंसेप्ट था। तो वो कंसेप्ट आपसे मिसअंडरस्टैंड ना हो, या अगर कहीं पर कुछ छूट गया हो तो वो इन वीडियोस के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी आपको सेम उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से आपको क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके जो है कि इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर कहीं पर आपका जो है कि टॉपिक मिसअंडरस्टैंड है तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप सभी से आशा है कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इन सभी वीडियोस को अपने जो है कि बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के तौर पर यूज करेंगे, ताकि आपको जो है कि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो मैं इसमें सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ये फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड यानी कि उत्तराखंड बोर्ड हो। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप इन वीडियोस को जो है कि बार बार देखिए, क्योंकि इन वीडियोस का जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के जो रेलिवेंट आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिक विज्ञान के, वो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ करके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो है कि मैं आज जो प्रारंभ कर रहा हूँ क्लास 12 के ऑप्टिक्स से कर रहा हूँ, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स के कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के वे में मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने। आप मेरे साथ क्लास 12 की नहीं, क्लास 11 की फिजिक्स और क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है उसकी भी मैं आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। धीरे धीरे जो है कि आपको सभी प्रकार की यहाँ पर वीडियो मिलेगी। अभी मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का। इसके बाद आपको जो है कि ऑप्टिक्स के जितने भी पार्ट है, जो भी आपका सिलेबस है ऑप्टिक्स का, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 11 की फिजिक्स जो है यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, क्लास 10 का मैथमेटिक्स भी। ठीक है, सभी वीडियोस आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी से आशा है कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करके इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में जो है कि इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज हम जो है पहला जो हमारा प्रारंभ है वो आज वो है ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश यानी कि लाइट। तो देखिए बेटा, लाइट, लाइट क्या है? लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश यानी कि जो सूरज से आ रहा है या किन्हीं अन्य वस्तुओं से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बस हम थोड़े से रिकैप कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो है कि कोई दिक्कत ना आए। तो आपको पता है प्रकाश जो है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ पर ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश की मदद से हम दूसरी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रकाश से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर? तो बेटा फिर प्रकाशिकी क्या है यानी कि ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स का मतलब, ठीक है ना, ऑप्टिक्स जो है कि साइंस यानी कि विज्ञान का वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें हम जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके नेचर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। क्लियर? यस। तो आपको पता है कि जो ऑप्टिक्स है उसमें बहुत टाइप ऑफ नेचर होते हैं। जो हमारा सन है, सन से निकलने वाला जो रेडिएशन लाइट है, ठीक है ना, जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं, उसमें बहुत प्रकार की जो है कि प्रकृति होती है। उनमें से एक प्रकृति होती है बेटा परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। तो जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो परावर्तन और अपवर्तन से हो रहा है। क्लियर? यस। यानी कि रे ऑप्टिक्स आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं जो प्रकाश है वो एक स्ट्रेट पाथ में जो है कि
प्रोपोगेट होता है, एक सरल रेखीय पथ पर प्रोपोगेट होता है, ठीक है ना। तो जो जिस पाथ पर वो प्रोपोगेट होता है, जो आपका लीनियर पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, इसी पाथ को जो है कि हम लोग बोलते हैं रे। क्लियर। तो जो आपका ये स्ट्रेट पाथ है इसे कहते हैं रे। क्लियर। और अगर जो लाइट है वो बंच के रूप में आती है तो उसे हम बीम कहते हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप जो है कि ऑप्टिक्स में यानी कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है उसके चैप्टर को पढ़ोगे। यस। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये आपका जो है कि प्रीवियस नॉलेज है। रिफ्लेक्शन ऐसा तो है नहीं कि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी जो है कि छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है, बस यहाँ पर एक रिकैप करना बनता है, उसी को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पता है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन जिसकी बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होती है यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस या एक ये इंटरफेस है, यहाँ पर एक प्लेन है, एक तल है, ठीक है। ये जो इंटरफेस होता है, ये जो होता है वो दो मीडियम को अलग अलग सेपरेट करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक गिलास है, गिलास में जो है कि इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ये इस तरीके से पानी जो भरा हुआ है, तो आपने देखा ये गिलास कंप्लीटली फिल नहीं है, अभी इसमें आधा पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा इसमें जो जगह खाली है, ठीक है। तो देखिए जो ये जगह खाली है ये यहाँ पर क्या है, हवा, एयर यानी कि, और जो ये नीचे है ये क्या है, पानी। तो जो ये आपको सेपरेशन दिख रहा है, जो हवा और पानी दोनों को अलग अलग कर रहा है, इसी को कहते हैं आप लोग एक तल, एक सरफेस, एक इंटरफेस। यस। तो यहाँ पर जो ये बनाया गया है वो एक इंटरफेस है, इसको मैं एम और एम डैश से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर हुई बात। यस। तो इस प्लेन इंटरफेस से किसी लाइट रे का आना और इससे टकरा करके वापस उसी मीडियम में चले जाना, इसको कहते हैं बेटा हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। क्लियर। किसी इंटरफेस पर लाइट रे का आना और किसी प्लेन से टकरा करके उसी मीडियम में वापस चले जाना, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। यस। इसके रिस्पेक्ट में एक होता है यहाँ पर नॉर्मल, इसे कहते हैं बेटा नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर। ये नॉर्मल टू द सरफेस यहाँ पर बनाया गया है फिजिक्स के, यानी कि इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। क्लियर होगी बात। यस। आपको पता है कि फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए हम बहुत सारे टर्म्स का यूज करते हैं, तो उन्हीं में से एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल को हम कहते हैं अभिलंब। क्लियर होगी बेटा बात। यस। ये जो अभिलंब यानी कि नॉर्मल होता है, ये प्लेन सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है यानी कि आपतित होती है इस तल पर। क्लियर। ये एक रिफ्लेक्टेड इंटरफेस है यानी कि एक तल है, ठीक है ना, जिस पर प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो डेफिनेट सी बात है इस पर एक साइड जो है किसी ना किसी टाइप की क्या की गई, कोटिंग की गई होगी, पेंट किया गया होगा, तभी जाकर के इसमें से जो लाइट है वो क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर। तो कोई रे इंसिडेंट होती है एक पॉइंट पर, और इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि सेंड बैक हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। यानी कि एयर से आई और एयर में ही रिफ्लेक्ट होगी, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बेटा बात समझ में। यस। अब जो ये इंसिडेंट रे है यानी कि जो आने वाली लाइट रे है, जो लाइट रे इस प्लेन पर आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जो इस पॉइंट यानी कि इस प्लेन से जो है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आगे बेटा बात समझ में। अब देखिए जो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण है, ये इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट करते हैं इस तरीके से। क्लियर। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। आगे बेटा बात समझ में। क्लियर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बस थोड़ा हमारा काम रिकैप करना था। क्लियर। अब देखिए बेटा ऑप्टिक्स का जो ब्रांच पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन के दो है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसके लॉ यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है बेटा, जो ये आपका इंसिडेंट रे है, जो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और जो ये आपका नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन या एक ही पॉइंट में क्या करते हैं बेटा, लाई करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में क्या होते हैं बेटा, स्थित होते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। यस। दूसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है वो है आपका कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बना है आई,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बना है आपका आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, ये दोनों के दोनों जो है क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। यानी कि जितने डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट रे आएगी उतने डिग्री के एंगल पर जो है वो क्या हो जाएगी, सेट बैक हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, यस। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक कंडीशन हम आपको बताते हैं जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ पर 12th में आपको सीखने को मिलेगा। यस, अब देखिए बेटा कोई रे अगर इस नॉर्मल, जो ये नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल के पैरेलल यहाँ पर आती है या इसी के ऊपर से आती है, क्लियर, तो वो जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में सेंड बैक हो जाती है। क्लियर हो बेटा बात? यस, अगर कुछ एंगल बनाते हुए आएगी, क्लियर, तो इस तरीके से बैठ रहेगी। लेकिन अगर वो यानी कि नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे का कोई भी एंगल नहीं है तो वो जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो जाती है बेटा, सेंड बैक हो जाती है। क्लियर, तो ये आप लोगों ने समझा यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, अब देखिए जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग क्लास 12th के लिए सब पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो जो रिफ्लेक्शन है वो पढ़ते हैं बेटा हम लोग यहाँ मिरर्स के लिए। क्लियर, तो आपको पता है बेसिकली जो मिरर्स होते हैं, ठीक है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो जब आप घर में अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं जिसमें हूबहू आपको नजर आते हैं, क्लियर, तो वो जो मिरर होता है वो होता है आपका प्लेन मिरर। क्लियर, तो यहाँ पर जो प्लेन मिरर है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। क्लियर, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है यानी कि कोई मिरर, कोई स्फेयर, सपोज दैट एक फुटबॉल को आप एज्यूम करें कि जो फुटबॉल है वो सपोज पूरा का पूरा जो है कि ग्लास का होता है, कांच का होता है। क्लियर की बात? तो जो फुटबॉल है वो अगर प्रॉपर एक आपका ग्लास का होता, कांच का होता, और उसका अगर हम एक टुकड़ा कर देते, ठीक है ना, इस तरीके से सपोज दैट ये कोई स्फेयर है, इसको अगर हम क्या करते हैं, इसका टुकड़ा कर देते, एक साइड से इसको कट कर लेते इस तरीके से, ये तो जो रिमेनिंग ये पार्ट बच जाता है इसी को कहते हैं आप लोग स्फेरिकल मिरर। आगे बात समझ में, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा वो बेसिकली आप लोगों को पता है दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ना, जिसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम कहते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। क्लियर, तो देखिए जब आप लोग का रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, जब आप लोग का जो रिफ्लेक्शन है, क्लियर, वो इस उत्तल, उत्तल का मतलब ये वाला इंटरफेस जो आपको थोड़ा कर्व नजर आ रहा होगा, ये इस वाले सरफेस पर जब आप लोग का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, उत्तल, उ इट मींस उभरे हुए तल पर, क्लियर, उभरा हुआ होता है, जो ये आपका ये जो कर्व शेप है, अगर इस पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कोई लाइट रे जा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई लाइट रे जा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लियर, तो इस टाइप का जो मिरर होता है इसको कहते हैं हम लोग, यस, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। क्लियर, दूसरा जो आपका टाइप होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि जब आपका रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है ना, अवतल यानी कि इट मींस अंदर, कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, गुफा क्या होती है, अंदर की ओर, तो जहां आपका रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर की ओर होता है, इस तरीके से जहां आपका रिफ्लेक्शन जो है वो इस तरीके से अंदर की ओर होगा, ये अंदर केव की डायरेक्शन में, गुफा में अंदर की ओर, तो इसको कहते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। क्लियर, तो जो मिरर होता है वो इस तरीके से दो टाइप के आप लोग यहां पर पढ़ते हैं क्लास 12 में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर, अब जो ये मिरर है इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है और यहाँ 12th में भी आपको समझाया जाएगा कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर, बेसिकली ये सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना था मिरर से। यस, अब देखिए यहाँ पर एक मिरर लेता हूं मैं, सपोज दैट मेरा एक जो है कि कॉनकेव मिरर यहाँ पर है, ठीक है, जिसको मैं अवतल दर्पण कह रहा हूं। ये इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर हम यहाँ पर बनाते हैं। यस, ठीक है, कॉनकेव जो मिरर है वो क्या है बेटा, एक स्फेयर का क्या है, पार्ट है। ये तो देखिए ये स्फेयर का पार्ट है कहीं ना कहीं बेटा, तो आप लोग को पता है इस तरीके से डॉट डॉट या मान के चलिए कि एक स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, स्फेयर रहा होगा पहले। यस, तो इसका एक सेंटर रहा होगा, अगर स्फेयर है तो स्फेयर का क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा। तो वैसे जो मिरर्स होते हैं उनका भी क्या होता है बेटा, सेंटर होता है, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। आगे बेटा बात समझ में, अब आपको पता है जो सेंटर होता है, सेंटर से और ये जो यहां तक की डिस्टेंस होती है इसको हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस यानी कि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए जो आपका ये
मिरर है, ठीक है ना, इसका जो मिड पॉइंट जो इसको दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको कहते हैं हम लोग पोल यानी कि ध्रुव। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और जो बेटा ये यहाँ सेंटर और पोल तक की जो डिस्टेंस हो गई होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता के केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। यस, इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है बेटा यहाँ पर वो होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो जो लाइन इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, ये जो लाइन है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है जो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्लियर बेटा? यस। अगला जो यहाँ पर पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस, फोकस का मतलब समझिए। क्लियर? तो देखिए सपोज दैट कोई लाइट रे जो है कि इस तरीके से इस मिरर पर आ रही है, क्लियर? तो जब ये मिरर पर पहुंचेंगे, इंसिडेंट होंगे, तो उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर कट करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो जहां पर ये कट करेंगे, जहां पर ये मीट करेंगे, जहां पर इंसिडेंट रे क्या होती है, मीट होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी पॉइंट को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस F से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? या इस तरीके से समझिए, जहां पर ये इंसिडेंट रेज है, इस तरीके से ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या करती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि अपेयर करती हुई प्रतीत होती हैं, या तो करती हैं या करती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं, तो उसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? यस, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जहां पर ये इंसिडेंट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर क्या हो जाती है बेटा, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, ये कन्वर्ज होती भी लगती है, होती भी प्रतीत होती है, तो उसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? तो ये आपका कॉनकेव मिरर के लिए था, ठीक है ना। तो जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर क्या कर देता है बेटा, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ध्यान से समझिए। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा जो आपका लेंस मिरर होता है, ठीक है ना, इस तरीके से जिस पर उभरे हुए सरफेस पर ये ऊपर की ओर जो है क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर बेटा? सेम यही फिनोमेना उसके लिए भी होता है। आपको पता है जो ये मिरर है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, इसी तरीके से इसका सेंटर रहा होगा, इसका पोल होगा, पोल और सेंटर से जो जाने वाली ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर? आगे बढ़े बात समझ। इसी तरीके से जब लाइट रे, ये देखिए जब कोई लाइट रे इस पर इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ये क्लियर, तो इसका काम भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन करना, ठीक है। लेकिन जो ये है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटा, डाइवर्ज कर देता है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ये इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसको क्या कर देगा बेटा, रिफ्लेक्ट कर देगा ये। क्लियर? तो सर इसका फोकस कहां होगा, तो अभी आपको समझाया था ना कि ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं या कन्वर्ज होती भी प्रतीत होती है। क्लियर? अपीयर्स। तो देखिए अगर इसी तरीके से आप इनको पीछे फॉरवर्ड करेंगे, सबको पीछे फॉरवर्ड करेंगे इस तरीके से भी, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पीछे क्या हो रही होगी, मीट कर रही होगी, मिल रही होगी। क्लियर? तो जहां पर ये मीट कर रही भी आपको लग रही है, प्रतीत हो रही है, तो यही इसका क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस होता है। आई होप आप प्रिंसिपल फोकस को समझ पाए। क्लियर? वो पैरेलल लाइंस में सभी जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरणें हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं या एकत्रित होती भी प्रतीत होती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो मिल रही है उस पॉइंट पर, तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है ना? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया, ये आपका क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर के लिए हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। क्लियर? प्रिंसिपल फोकस F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यस। अब अगला होता है फोकल लेंथ। तो डेफिनेट सी बात है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से और पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, ये प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी फोकल लेंथ। यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस से और पोल तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो जाएगी फोकल लेंथ। क्लियर है बेटा? यस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो आपका फोकल लेंथ है और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा जो रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप बताया गया है, वो है R is equal to 2f। इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर? तो R is equal to 2f। ध्यान से देखिएगा इसको, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। क्लियर? तो फोकल लेंथ निकालनी है तो 2 कहां चले जाएगा बेटा आपका, R के अपॉन में, यानी कि हम कह सकते हैं
F इज इक्वल टू R अपॉन 2, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं मिरर्स। अब देखिए बेटा, ये जो मिरर्स हैं, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप लोगों ने चम्मच देखा होगा। सबसे जो इजी तरीका होता है मिरर को सीखने का वो क्या होता है, चम्मच। ठीक है, चम्मच देखा होगा, एक साइड उसका थोड़ा कर्व रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से उभरा हुआ सरफेस रहता है। क्लियर? और एक इस तरीके से अंदर की ओर सरफेस रहता है। क्लियर? तो आप देखेंगे जब इस तरीके से चम्मच के इस वाले इंटरफेस को आप देखेंगे अपने चेहरे से, तो आपको वो उल्टा, आपका जो इमेज है वो उल्टी नजर आएगी नीचे की ओर, यानी कि इन्वर्टेड इमेज नजर आती है। यानी कि जो ये कॉनकेव मिरर है आपका, वो आपकी इमेज क्या करता है, इन्वर्ट, उल्टा कर देता है नीचे की ओर। और जब आप ये चम्मच का जो ये उभरा हुआ पार्ट है, इस पर जब आप अपने आप को देखते हैं इस तरीके से, तो आप ही दिखता है उसमें। ठीक है ना? बस इफेक्ट क्या है, प्लेन जो आपका मिरर होता है उसमें आप एज इट इज सेम साइज सेम हाइट के नजर आते हैं। और जो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव है, इनमें क्या होता है, बस आपका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। क्लियर? तो जिस तरीके से आप ये कॉन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसके उभरे हुए सरफेस पर आप जब देखेंगे तो आपको सीधा जैसा आप है वैसी इमेज फाइंड होती है, यानी कि जो है कि इरेक्ट सीधी इमेज क्या होती है बेटा, फाइंड होती है। क्लियर? तो चम्मच से आप देख समझ सकते हैं, चम्मच जो आप लोगों ने देखा है घर में आप इसे यूज करते हैं, उससे भी आप मिरर को सीख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद इसमें होता है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना? अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट से इसको पढ़ाया जा रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, वो अभी इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी बाद में जब हमें कभी टाइम मिलेगा तो हम उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक बार फटाफट बेटा हम इसको रिकैप कर लेते हैं। क्लियर? जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है कि लाइट रे जब किसी मीडियम से आती है, क्लियर, और एक इंटरफेस पर टकरा करके वापस उसी मीडियम में सेंड बैक हो जाती है, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल टू द सरफेस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। क्लियर? यस। अगली जो बात है बेटा, जो दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यानी कि आई, ठीक है ना, जो इंसिडेंट रे के साथ बनता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी कि परावर्तन कोण रेखा परावर्तित किरण के साथ बनता है, वो जो दोनों एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कि I = R। क्लियर? तो ये प्रीवियस क्लास का था, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा से रिकैप किया होगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम रेलेवेंट या ओरिएंटेशन से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है? इसके बाद इसमें बेटा कुछ डेरिवेशंस भी हैं जो हम कभी बाद में देखेंगे, अभी हम लेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है ना? जो आपके मिरर्स हैं उसमें मिरर फॉर्मूला कई सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आपको करवाएंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल आपको मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। क्लियर? तो ये आपका रिफ्लेक्शन था, तो याद रखिएगा जो मिरर है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के लिए पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है ना? तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और जो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, देखा आपने, ये जैसे ही लाइट रे आई इंसिडेंट हुई तो इसने देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक दिया इनको, तो इसको कहते हैं डाइवर्ज करना। क्या करना? डाइवर्ज करना। तो जो ये डाइवर्जिंग रे है इनको हम क्या करते हैं, मानते हैं ये पीछे किसी पॉइंट पर क्या कर रही है, मीट कर रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जहां पर आपको प्रिंसिपल फोकस मिलता है। तो जो कॉन्वेक्स आपका मिरर है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखिएगा, डाइवर्जिंग मिरर। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में ये सब चीजें आती हैं, आपको कंफ्यूज करने का एग्जामिनर किसी भी तरीके से कुछ नहीं छोड़ता है। यस, तो ये था कुछ फिनोमेना आपका रिफ्लेक्शन का। क्लियर? अब थोड़ा फटाफट में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है ना? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है ना? तो देखिए अब रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन क्या है, तो सेम वही लाइन ऑफ सेपरेशन एक ड्रॉ करता हूं यहाँ पर जो दो मीडियम को अलग अलग सेपरेट कर रही है। क्लियर बेटा? यस, तो मैंने इसको कहा सपोज दैट ये S और S डैश, यानी कि जो सरफेस प्लेन है वो S S डैश है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर बेटा देखिए दो मीडियम होता है। क्लियर? वो आपका हवा पानी हो सकता है, हवा और ग्लास हो सकता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था आपको वाटर का ग्लास। क्लियर? पानी से भरा हुआ, ठीक है ना, जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, फुल नहीं है ये। ठीक है? यस, तो यहाँ पर देखो ये एयर है और यहाँ नीचे देखिए ये वाटर है, तो जो ये प्लेन है यहाँ पर, ये प्लेन, ये जो एयर को और वाटर को सेपरेट करना है। क्लियर?
तो ये है आपका वो लाइन ऑफ सेपरेशन, वो इंटरफेस। या जैसे देखिए ये एयर है यहाँ बाहर और ये देखिए ग्लास है, ये लाइन देखो ये क्या है, ग्लास है यहाँ। तो जो ये इंटरफेस है, जो ये लाइन है, जो दो मीडियम को अलग अलग क्या करिए, सेपरेट कर दिए। क्लियर? तो ये लाइन ऑफ सेपरेशन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर। क्लियर? इसके ऊपर जो है कि हवा हो सकती है, इसके नीचे ग्लास हो सकता है, कोई जो है कि वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने सपोज एज्यूम किया कि इसके नीचे ग्लास। क्लियर? जो कि थोड़ा अलग से यहाँ पर बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा अलग मीडियम दिखाने के लिए बनाया गया है। क्लियर? तो ये सपोज हमने माना कि जो ऊपर हमारा मीडियम है, ठीक है ना, ये है, और नीचे जो हमारा मीडियम है। क्लियर? अभी ये N1 N2 के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि ये ऊपर एक अलग मीडियम है और नीचे अलग मीडियम है। क्लियर बेटा? और ये वही नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपका क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। क्लियर? तो देखिए अब कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे है जो इस मीडियम से है, ये हवा है सब। क्लियर? और ये क्या है आपका, ग्लास है। ठीक है, जो हवा है उसको कहते हैं हम लोग रेयर मीडियम। क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। और जो आपका ग्लास है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये कोई लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर, इस इंटरफेस पर क्या हो रही है बेटा, इंसिडेंट हो रही है। क्लियर? तो जैसे यहां पहुंचती है तो अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि हम ये रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, और ना ही ये सरफेस क्या है, कोटेड है, जैसे पेंट नहीं किया है, तो ये आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्लियर? तो इसमें होगा क्या सर, इसमें ये होगा बेटा, देखिए ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, बैंड हो जाएगी इस तरीके से। ये क्लियर? जो ये लाइट रे है इस तरीके से, जिसका पाथ ऑफ प्रोपोगेशन इस तरीके से था, यानी कि इस डायरेक्शन में इस तरीके से उसने प्रोपोगेट होना था, ये वहां ना होकर इस इंटरफेस पर आकर के क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो जो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये लाइट रे जो है, ये यहां पर आकर के जो ये बैंड हुई है, इसी बैंड होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आप लोग समझ पाए कि हम क्या समझाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, ये जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है ना, ये आपका पहला मीडियम है, रेयर मीडियम, सपोज दैट हवा, ये इस हवा से इस ग्लास में जाएगी, इस दूसरे मीडियम में जाएगी, ये N2V2। तो जब ये लाइट रे पहले मीडियम यानी कि हवा से इस ग्लास में जाएगी, तो ये अपने पाथ ऑफ प्रोपोगेशन से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, यानी कि जहां उसे जाना चाहिए था वहां ना जाकर थोड़ा क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो जो ये ही लाइट रे यहां पर आकर के बैंड हो गई है, तो इस बैंड होने के फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? अब जो ये इंसिडेंट रे है उसके बैंड होने का जो रीजन है, ठीक है, वो यही है बेटा, मीडियम। क्लियर? अब मीडियम किस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो हवा थी, क्लियर, यहाँ पर जो लाइट रे है वो आ रही होगी किसी वेलोसिटी से, सपोज दैट हमने कहा v1 वेलोसिटी से वो लाइट रे ट्रेवल कर रही है। क्लियर? लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, क्लियर, तो वो बैंड हो जाती है। क्योंकि इस मीडियम से रे यानी कि हवा से, रेयर से किसी सॉलिड मीडियम ग्लास में जाने पर बेटा उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। जो लाइट रे है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। क्लियर? अभी जो लाइट है, सपोज सन से ये लाइट रे आ रही है, हवा में आ रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी रही होगी 10⁻³ to 10⁸ मीटर पर सेकंड रही होगी। क्लियर? लेकिन जैसे ये इस हवा से बेटा यहाँ ग्लास में जाएगी या वाटर में जाएगी, तो यहाँ इसी रे का जो वेलोसिटी है वो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर की बात? क्यों? क्योंकि जो ये मीडियम है ये क्या है, डेंसर मीडियम है। क्लियर? यहाँ जो लाइट रे है वो इस वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी।
अगर इस वेलोसिटी से इस मीडियम में भी ये लाइट रे ट्रेवल करती तो इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन ये होना था, सीधा स्ट्रेट आना जाना था इसमें इस तरीके से। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ आकर के इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, देखो यहाँ से फास्ट आई और यहाँ पे स्लो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। और अगर फास्ट है तो सीधे निकल जाते ना इस तरीके से, लेकिन यहाँ आकर के जो इसकी स्पीड है वो इफेक्ट हो जाएगी, तो वेलोसिटी वो चेंज आएगी, इससे स्लो हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाती है बेटा, बैंड हो जाती है। आगे बात समझ में, यस। तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड, सॉरी ये। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है कि इंसिडेंट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है, बैंड हो जाना। क्लियर। जो रिफ्रैक्शन है वो रेयर से डेंसर भी होता है और डेंसर से रेयर भी होता है, दोनों कंडीशन आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एंगल देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से ये जो आपका नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे बेटा बात समझ में, जैसे आप लोग को अभी रिफ्लेक्शन सिखाया, रिफ्लेक्शन के दो लॉ सिखाए, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है बेटा, दो लॉ होते हैं। पहला लॉ सेम हुई, जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर, एक ही इंटरफेस पर, एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। क्लियर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस, तीनों एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। पहला लॉ ये है, यस। अब जो दूसरा लॉ है, ये दूसरा लॉ क्या कहता है, यहां पर भी आप ये मत सोच लीजिएगा कि दूसरे लॉ में जो है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, नहीं, वो कांसेप्ट रिफ्लेक्शन का है। तो रिफ्रैक्शन का क्या है, तो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ कहता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है उसका साइन, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, साइन ऑफ आई, और जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी कि आर, साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो है वो रहता है बेटा कांस्टेंट। ये यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को कहते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। क्लियर। अब ये कांस्टेंट क्या है सर, ये तो आप समझ गए कि जो आपका साइन ऑफ आई है और साइन ऑफ आर है, इन दोनों का रेशियो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है ना। किसी स्पेसिफिक लाइट के लिए, किसी स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट के लिए जो साइन ऑफ आई है, साइन ऑफ आर है, दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब सर ये कांस्टेंट क्या है, तो इसी कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। आ गई बात समझ में। हाँ, तो जो ये बैंड होने का सारा सिलसिला है ये इसी पर डिपेंड करता है जो ये कांस्टेंट लिखा है। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस लाइट के लिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कुछ और होता है, और उसी लाइट के लिए, उसी कलर की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस मीडियम का, वो क्या होता है बेटा, कुछ अलग होता है। क्लियर। यही रीजन है कि जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। क्योंकि जो लाइट होता है किसी भी कलर के लिए, उन सभी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। क्लियर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इसलिए मैंने यहाँ पर n1 लिखा है, ये n ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n1 इसलिए लिखा था ताकि आप समझ पाओ कि इस मीडियम में जो रेयर मान रहे हैं हम जिसको, वहां लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और रहा होगा, v1 वेलोसिटी कुछ और रही होगी, और इस मीडियम जो दूसरा मीडियम है, डेंसर मीडियम हम जिसे कह रहे हैं, सघन माध्यम, तो इस माध्यम में, इस मीडियम में जो लाइट का रिफ्रैक्ट, ये लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा इस मीडियम का वो अलग ही रहा होगा, इसको n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो वेलोसिटी रहेगी वो अलग ही रहेगी, इसको v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। यस। तो इसीलिए बैंड हो जाती है क्योंकि फर्क किसका आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। और दूसरा जो आपका सबसे मेनली है वेलोसिटी, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो इसलिए इसका जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगा बेटा, अलग अलग होता है। क्लियर। तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी कुछ और, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कुछ और हो जाती है। ये भी बात। यस। अब देखिए जो ये लाइट है आपने देखा बैंड हो रही है,
क्लियर? जहां पर ये आई और आर कभी इक्वल नहीं होता है, हाँ इनका जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर? अब आपने देखा कि जो सर ने बनाया कि इंसिडेंट रे आई और टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हो गई, यानी कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो आप पूछ सकते हैं कि सर क्यों नॉर्मल की तरफ ही बैंड क्यों हुई, नॉर्मल से दूर क्यों नहीं गई? तो मेरा जवाब ये रहेगा बेटा कि आपको मैंने बताया कि हवा यानी कि रेयर मीडियम जो है या स्पीड जा रहा है, और जैसे वो डेंसर मीडियम में जा रही है, सघन मीडियम में जा रही है, तो यहाँ जाकर के जो स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, तो इसलिए वो झुक जा रहा है। क्लियर? लेकिन अगर इसी फिगर को अगर हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, देखिए इस तरीके से, अगर इसी फिगर को हम अपोजिट कर लें अभी, तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये लाइन ऑफ सेपरेशन हो गई। अब मैंने इसी फिगर को क्या कर दिया, थोड़ा अपोजिट कर दिया, ऊपर मैंने डेंसर मीडियम बना दिया, जहां पर ठीक है ना, N1 V1 आ रही है क्योंकि दूसरा N2 V2 यहां पहुंचेगी, यह आपका नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखिए अब जब यहां पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो, ये डेंसर मीडियम है, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही, क्लियर? अब डेंसर से उसने कहां जाना है, रेयर में जाना है। अब आपको पता है डेंसर मीडियम में तो जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, कम। तो सपोज दैट अगर सेम वेलोसिटी होती तो इस तरीके से इसने प्रोपोगेट होना, क्लियर? लेकिन जो डेंसर मीडियम है, ठीक है, जहां पर जो लाइट है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो यहां वेलोसिटी कम है ना? तो जब कम वो वेलोसिटी वाली जगह से वो कहां पहुंचे, यहां डेंसर मीडियम से जब कहां पहुंचेगा, रेयर में क्या होती है, ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो कम वेलोसिटी वाले मीडियम से ज्यादा, यानी कि कम, जहां डेंसर मीडियम में जहां वेलोसिटी कम है, तो जैसे ही वो रेयर में आएगा तो यहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से देखो, जैसे वो निकलेगा यहां से ऐसे बैंड हो जाएगा ये, क्योंकि पाथ ऑफ प्रोपगेशन तो ये अगर सेम वेलोसिटी हो तो इस पाथ को फॉलो करना था इसने। लेकिन सर ये तो इससे आगे भाग गया, क्यों? क्योंकि बेटा यहां वेलोसिटी कम थी डेंसर मीडियम में, और जैसे डेंसर से कौन से मीडियम में पहुंचा, रेयर मीडियम में, तो यहां की वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, स्पीड क्या हो गई लाइट की, ज्यादा हो गई, तो वो जल्दी यहां से क्या हो जाएगा, आगे प्रोपगेट हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? यस। अब यहां से आगे देखिए, आई होप आप इतना समझ रहे हो क्या मैंने समझाया आपको। अब सेम इसके लिए भी यही फिनोमेना, फिनोमेना क्या है, फिनोमेना वही है आपका जो इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्लियर? और कांस्टेंट n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो यहां पर भी लाइट का बैंड, यहां पर भी बैंड ही तो हुई, कैसे मीडियम से आई रेयर में आई, लेकिन फिनोमेना वही तो हुआ, लाइट का बैंड हो गया। क्लियर? तो जो बैंड होने का फिनोमेना है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन, चाहे आपका रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर मीडियम हो या रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर हो गया बेटा बात? यस। तो आई होप आप इन चीजों को समझ पाए हो। क्लियर? अब यहां पर सेम वही इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड जो आपकी रे है उसके बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर के जो है कि ये टॉपिक को खत्म करना है, इसमें कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है अभी जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।